हेलो दोस्तों, वेलकम टू द एलएस टेक्निक क्लासेज। दोस्तों, मैं लोकेश स्वागत करता हूं आपका एलएस टेक्निक क्लासेज में। और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे लेखांकन की महत्वपूर्ण शब्दावली, इम्पोर्टेंट टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग। दोस्तों, पिछली वीडियो में भी हमने कुछ लेखांकन की महत्वपूर्ण शब्दावलियों को पढ़ा था। जो बकाया शब्दावली रह गई हैं उनको हम आज इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। इम्पोर्टेंट टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग। लेखांकन की महत्वपूर्ण शब्दावली। दोस्तों, लेखांकन की महत्वपूर्ण शब्दावली स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा। यदि आपने अभी तक हमारी पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो शब्दावली की पिछली वीडियो को ज़रूर देखें, जिससे कि आपको ये कंटिन्यूअस आगे की शब्दावली समझ आ सके। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि आने वाली सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हम लेखांकन की महत्वपूर्ण शब्दावली। पहला, वाउचर। वाउचर क्या होता है दोस्तों? प्रमाणक। प्रमाणक जो भी आप लेन देन करते हो, ट्रांजैक्शन करते हो, उसका ऐसा कागजी सबूत, ऐसा प्रमाण लेख, जिसे हम प्रमाणक कहते हैं, जिसके बेस पर आप ट्रांजैक्शन लेन देन को रिकॉर्ड करते हो। ऐसा कागजी सबूत जिसके बेस पर आप ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हो, लेन देन को लिखते हो, वो क्या कहलाता है? आपका प्रमाणक, वाउचर। जैसे कि वाउचर होते हैं आपके, जैसे आपने किसी को भुगतान किया है तो भुगतान की रसीद आप प्राप्त करोगे। आपने यदि किसी से पैसे प्राप्त किए हैं तो आप उसे प्राप्ति रसीद दोगे। आपने यदि माल खरीदा है तो आप परचेज बिल प्राप्त करोगे। आपने माल यदि बेचा है तो आप सेल्स बिल जारी करोगे। तो ये सभी क्या होते हैं? प्रमाणक होते हैं उस लेन देन के, उस ट्रांजैक्शन के। नेक्स्ट, स्टॉक, रहतियां। दोस्तों, जिस सामान का, जिस उत्पाद का आपका बिजनेस है, उसका जो वर्तमान में स्टॉक है आपके पास उपलब्ध, जिस मात्रा में वस्तु उपलब्ध है, वो आपका क्या कहलाता है? स्टॉक। जो आपके पास वस्तु उपलब्ध है, जो बिकने से रह गई है, वो आपका स्टॉक कहलाता है। नेक्स्ट, बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स होता है डूबत। डूबत या बैड डेब्ट्स को कह सकते हैं बुरे देनदार। अब बुरे देनदार क्यों होते हैं दोस्तों? देनदार सभी अच्छे होते हैं क्योंकि हमें वो पैसे देते हैं, तो देनदार बुरे कैसे हो सकते हैं? लेकिन हम उधार माल बेचते हैं, और उधार माल बेचते हैं तो ज़रूरी नहीं है सभी के पैसे वापस आ जाएं। या फिर किसी को भी हमने 10,000 का माल बेचा तो ज़रूरी नहीं है पूरे 10,000 रुपये प्राप्त हो जाएं। आपको उसमें से कुछ पैसे यदि डूब जाते हैं तो उसे हमें बैड डेब्ट्स में रिकॉर्ड करना होता है। या किसी व्यक्ति को हमने माल बेचा और उसने हमें बिल्कुल भी पैसा नहीं दिया तो भी हम उसे किस में लिखते हैं? बैड डेब्ट्स में, डूबत में लिखते हैं उसे। तो ये होते हैं हमारे बुरे देनदार, बैड डेब्ट्स। नेक्स्ट, चैरिटी, दान। दोस्तों, बिजनेस में से किसी भी धर्मार्थ काम के लिए या धर्मार्थ संस्था को कोई भी पैसे या माल दिया जाता है तो वो चैरिटी में आता है। चैरिटी में हम उसको रिकॉर्ड करते हैं। नेक्स्ट होता है दोस्तों कॉस्ट प्राइस, लागत मूल्य। लागत मूल्य क्या होता है दोस्तों? कोई भी वस्तु या उत्पाद जिसे यूजेबल बनाने तक, बेचने तक जो खर्चे आते हैं, जो उसमें बदले चुकाए जाते हैं, जो राशि उसके बदले में चुकाई जाती है, या उसमें आया गया खर्चा, जो खर्चा आता है उसको बनाने में, बेचने तक जो खर्चे आते हैं, उसे हम लागत मूल्य कहते हैं। उस वस्तु की लागत मूल्य, कॉस्ट प्राइस। नेक्स्ट होता है
बुक वैल्यू, बुक वैल्यू होती है बही खाता मूल्य। बही खाता मूल्य कौन सा होता है? जो आप बही खातों में रिकॉर्ड करते हो। यदि आपने कोई भी वस्तु जो आपने कॉस्ट मूल्य, मान लिया जाए 1,00,000 रुपए में कोई भी असेट्स या संपत्ति खरीदी, ठीक है, तो अगले ही सत्र में उसकी कीमत क्या हो जाती है? घट जाती है। उसकी कीमत घट जाती है। गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग हमें डेप्रिसिएशन लगाना होता है, मूल्यह्रास लगाना होता है। तो वो कीमत घटने के बाद आपकी बुक्स में, बही खातों में मान लिया जाए उसकी कीमत कितनी रह जाती है? 80,000 रुपये। तो 80,000 रुपये रह जाती है। तो ये होती है हमारी बुक वैल्यू, रिकॉर्डेड वैल्यू। एक तीसरी वैल्यू होती है रियलाइजेबल वैल्यू। रियलाइजेबल वैल्यू जिसे हम मार्केट वैल्यू भी बोलते हैं। मार्केट वैल्यू यानी आपकी असेट्स की कीमत मार्केट में कितनी है, बाजार में कितनी है, या आपका उत्पाद या असेट्स जो भी आपके पास स्टॉक है उसकी मार्केट में वैल्यू कितनी है और आपके बही खातों में उसकी वैल्यू कितनी है। क्योंकि बुक्स में हो सकता है आपने पहले माल खरीदा है, लागत मूल्य हो सकता है आपने कोई माल 1,00,000 रुपये दे के खरीदा है, लागत मूल्य हो गया। अब उसकी कीमत, अब हमने उसमें से कुछ बेच दिया या उस पर मूल्यह्रास लगा दिया हमने, तो 80,000 रुपये उसकी कीमत रह गई है। और मान लिया जाए बाज़ार में उसकी कीमत क्या है? 85 है या 75 हो सकती है, कोई भी एक। तो ये होती है बाजार वैल्यू, मार्केट वैल्यू। और हमारे पास एक होती है बुक वैल्यू और एक होती है कॉस्ट प्राइस, लागत मूल्य जो हमने उसके बदले चुकाया है, बही खाता मूल्य जो हमने रिकॉर्ड किया है, दर्ज किया है बुक्स के अनुसार जो उसका मूल्य है किसी भी वस्तु या सेट्स का, और मार्केट वैल्यू जो उसकी मार्केट में कीमत है। तो ये होती है कॉस्ट प्राइस, बुक वैल्यू और रियलाइजेबल वैल्यू। नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या होता है? मूल्यह्रास। मूल्यह्रास क्या होता है दोस्तों? समय के अनुसार, जीवन काल के अनुसार, उपयोगी जीवन काल के अनुसार वस्तु या असेट्स की कीमत में आई कमी, मूल्य में आई गिरावट, उसे हम कहते हैं मूल्यह्रास। मूल्यह्रास को दो तरीके से लगाया जाता है, मेनली यूज लिया जाता है। कौन सा? WDV और SLM। WDV रिटन डाउन वैल्यू और SLM स्ट्रेट लाइन मेथड, ये दो मेथड से यूज लिया जाता है सबसे ज़्यादा। तो WDV मेथड से दोस्तों हम यूज लेते हैं, कोई भी वस्तु की कीमत मान लिया जाए 6,000 रुपये है, तो इस पर हम 10% के हिसाब से, सालाना 10% के हिसाब से मूल्यह्रास लगाते हैं, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं। तो 10% के हिसाब से हम 600 रुपये घटाएंगे फर्स्ट ईयर के लिए, तो यहाँ पर ये हो जाएंगे 600 रुपये। 600 रुपये एक साल के लिए, फर्स्ट ईयर के लिए 600 रुपये घटाएंगे, तो नेक्स्ट ईयर के लिए इसकी कीमत हो जाएगी, कितनी हो जाएगी? 5400 रुपये। अब नेक्स्ट ईयर के लिए फिर से हमें 10% घटाना हो, तो अब हम यूज लेंगे 5400 का 10%, 5400 का 10%। तो अब इसको यहाँ पर अभी ये घटेगा 540 रुपये। नेक्स्ट, SLM मेथड। SLM मेथड से हम यूज लेते हैं, जैसे मान लिया जाए आपकी वस्तु की कीमत या असेट्स की कीमत 6,000 रुपये है और इसकी यूजफुल लाइफ मान लिया जाए 5 साल है, 5 ईयर्स यूजफुल लाइफ। तो अब इसे हम साधारण 5 साल में टुकड़ों में बांटेंगे कि एक साल के लिए कितना इसका पार्ट यूजफुल होता है। तो 5 का भाग देंगे 6,000 में 1,200 रुपये, यानी एक साल के लिए 1,200 रुपये का खर्चा इसमें ऐड हो जाता है। हर साल हम 1,200 रुपये घटाते जाएंगे, हर वर्ष 1,200 रुपये घटाते जाएंगे। तो 6,000 में से 1,200 घटाए 4,800 नेक्स्ट ईयर के लिए इसकी कीमत हो जाती है। नेक्स्ट ईयर के लिए फिर इसकी कीमत हो जाएगी 3,600, उसके बाद नेक्स्ट ईयर के लिए इसकी हो जाएगी कीमत 2,400। तो इस तरह से 1,200 हर बार घटाते जाएंगे, किसमें? SLM मेथड में। जबकि WDV मेथड में ऐसा नहीं है,
इसमें क्या करते हैं, जो वैल्यू घटती जाती है उसी पर परसेंट कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट होता है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल क्या होता है दोस्तों? कार्यशील पूंजी। जो व्यवसाय को चलाने में यूज ली गई धनराशि है, जो पूंजी है, कैपिटल है, उसे वर्किंग कैपिटल कहते हैं। वर्किंग कैपिटल को कैसे ज्ञात करते हैं? वर्किंग कैपिटल को ज्ञात करने का फॉर्मूला है करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। मान लिया जाए इस सत्र के लिए आपके करंट असेट्स हैं 4 लाख संपत्ति, और करंट लायबिलिटी जो देयताएं हैं वो आपकी है मान लिया जाए 3,10,000। तो आपकी जो वर्किंग कैपिटल है, तो वर्किंग कैपिटल कितनी हो जाएगी? 90,000, 90,000 रुपये। तो ये हमारा वर्किंग कैपिटल को ज्ञात करने का फॉर्मूला है। नेक्स्ट, प्रोप्राइटरशिप। प्रोप्राइटरशिप क्या होता है? एकल स्वामित्व। एकल स्वामित्व यानी कोई भी एक व्यक्ति जब इसे स्टार्ट करता है तो उसे प्रोप्राइटरशिप फर्म बोला जाता है, एकल स्वामित्व फर्म कहलाती है। जैसे मिस्टर रोहन स्टार्टेड ए बिजनेस। तो यहाँ पर ओनली एक व्यक्ति बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, तो ये क्या है? एकल स्वामित्व फर्म, एकल स्वामित्व कहलाता है, एकल स्वामित्व बिजनेस कहलाता है जब कोई एक व्यक्ति बिजनेस स्टार्ट करता है। एक होता है पार्टनरशिप। साझेदारी या हिस्सेदारी या भागीदारी फर्म। तो पार्टनरशिप क्या होता है? जब एक व्यक्ति से अधिक, 2 व्यक्ति या 4 व्यक्ति जो भी मिलके कोई भी बिजनेस या फर्म स्टार्ट करें, कंपनी स्टार्ट करें, तो उसको हम बोलते हैं पार्टनरशिप फर्म। जैसे मिस्टर मोहन एंड मिस्टर लोकेश स्टार्टेड ए बिजनेस। तो यहाँ पर 2 व्यक्ति एक बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं, तो यहाँ ये एक पार्टनरशिप फर्म होगी। जिस साझेदारी में बिजनेस को स्टार्ट किया जा रहा है तो इसे बोलेंगे हम पार्टनरशिप फर्म। और प्रोप्राइटरशिप जो कोई एक व्यक्ति इसको स्टार्ट करे, बिजनेस को स्टार्ट करे। नेक्स्ट होता है अपने पास गुडविल। गुडविल क्या होती है दोस्तों? ख्याति, प्रसिद्धि। ख्याति प्रसिद्धि क्या होती है? इंटेंजिबल, इंटेंजिबल असेट्स होती है आपके बिजनेस की, अदृश्य संपत्ति आपके बिजनेस की गुडविल होती है, जो कि प्रसिद्धि, आपको प्रसिद्धि के अलग से कीमत लगती है आपके बिजनेस में। ठीक है दोस्तों, तो ख्याति होती है आपके बिजनेस की प्रसिद्धि, और उस प्रसिद्धि की वैल्यू अलग से कैलकुलेट होती है। नेक्स्ट, फाइनेंशियल ईयर, वित्तीय वर्ष। वित्तीय वर्ष, फाइनेंशियल ईयर, जिस सत्र में आप बिजनेस कर रहे हो
जिस फाइनेंशियल ईयर का आपका बिजनेस चल रहा है वो फाइनेंशियल ईयर कब से कब तक होती है? इंडियन फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलती है फाइनेंशियल ईयर। अब फाइनेंशियल ईयर मान लिया जाए ये 1 अप्रैल से लेके 1 अप्रैल 2021 से लेकर ये 31 मार्च 2022 तक चल रही है, तो इसके लिए असेसमेंट ईयर एक होती है निर्धारण वर्ष। निर्धारण वर्ष, निर्धारण वर्ष कौन सी होती है दोस्तों? फाइनेंशियल ईयर से 1 वर्ष आगे चलती है निर्धारण वर्ष। अब ये वर्ष क्या कहलाएगी? 2021-22। और इसके लिए असेसमेंट ईयर निर्धारण वर्ष क्या होगी? 2022-23। तो 1 वर्ष आगे चलती है निर्धारण वर्ष किससे? फाइनेंशियल ईयर से। 1 अप्रैल 21 से 31 मार्च 22 तक जो टैक्स या जो भी जीएसटी जो भी आप भरते हैं, जो रिकॉर्ड बनाते हैं, वो रिकॉर्ड तैयार करते हैं किस निर्धारण वर्ष के लिए? असेसमेंट ईयर 22-23, यानी नेक्स्ट ईयर के लिए। नेक्स्ट ईयर के लिए आप कोई भी टैक्स जमा कराते हो। और फाइनेंशियल ईयर जो वर्तमान में चल रही है उसे बोलते हैं हम फाइनेंशियल ईयर। नेक्स्ट है ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस, सकल लाभ या हानि। सकल लाभ या हानि क्या होती है? सकल लाभ या हानि यानी जब तक हम जो भी हमारी खरीद है, परचेज है, उसको सेल्स में से घटा लें। डायरेक्ट एक्सपेंस और परचेज को हम किस में से घटाएं? सेल्स में से घटाएं, तो हमें प्राप्त जो होता है तो वो होता है ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। तो कैसे? देखिए, सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक प्लस कर सकते हो डायरेक्ट इनकम यदि कोई है तो। इसमें से हम लेस करते हैं किसको? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस। तो ये लेस करते हैं तब हमें निकल के आता है सकल लाभ या हानि। यदि सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक और डायरेक्ट इनकम ये ज़्यादा है तो हमें निकल के आता है प्रॉफिट। और यदि ओपनिंग स्टॉक, परचेज और डायरेक्ट एक्सपेंस का टोटल ज़्यादा है यानी डेबिट साइड ज़्यादा है, इसको हम डेबिट साइड में रखते हैं ट्रेडिंग अकाउंट के, और इसको हम रखते हैं क्रेडिट साइड में ट्रेडिंग अकाउंट के। तो ये डेबिट साइड ज़्यादा है तो हमारे पास निकल के आती है हानि, और क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो प्रॉफिट निकल के आता है, ग्रॉस प्रॉफिट। इसको आप नोट कर सकते हो, नोट करना चाहें तो। नेक्स्ट होता है नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। शुद्ध लाभ या हानि। शुद्ध लाभ या हानि। शुद्ध लाभ या हानि क्या होता है दोस्तों? ये होता है जब ग्रॉस प्रॉफिट
प्लस इनडायरेक्ट इनकम और लेस करते हैं हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस को। ग्रॉस प्रॉफिट एंड इनडायरेक्ट इनकम दोनों को जोड़कर उसमें से क्या घटाया जाता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस को, तब निकल के आता है हमारे पास नेट प्रॉफिट, शुद्ध लाभ। और यदि मान लिया जाए आपको ट्रेडिंग अकाउंट से लॉस प्राप्त हुआ है तो उस लॉस को ऐड करते हैं हम किस में, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में, ग्रॉस लॉस को, और तो हमारे पास निकल के आता है नेट लॉस। यदि पार्ट क्रेडिट साइड का ज़्यादा है तो आपको नेट प्रॉफिट निकल के आएगा, और डेबिट साइड यदि ज़्यादा है तो क्या निकल के आएगा, नेट लॉस, जिसको ट्रांसफ़र करते हैं कैपिटल में, बैलेंस शीट में। कैपिटल में से यदि प्रॉफिट है तो कैपिटल में ऐड कर दिया जाता है, और लॉस है तो कैपिटल में से लेस कर दिया जाता है, जो कि बैलेंस शीट का पार्ट है। तो आज की क्लास में दोस्तों सिर्फ इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे द्विअंकन प्रणाली, डबल एंट्री सिस्टम। और दोस्तों यदि अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, जिससे हमारे आगे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल सकें।